करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर। Today our topic is from the chapter number 5, the third type of chemical bond, that is coordinate covalent bond। देखिए, केमिकल बॉन्ड जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो किसी भी एटम्स को आपस में जोड़ के कंपाउंड बना देती है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके नतीजे में कोई कंपाउंड बन जाए उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब केमिकल बॉन्ड की एक टाइप जो है वो आयोनिक बॉन्ड थी, जो हमने अपने शुरू के लेक्चर में पढ़ी थी, जिसके अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, दूसरा एटम लेता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ये प्लस और माइनस असल में आइंस कहलाते हैं, और इस आइंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये आइंस अपोजिटली चार्ज आइंस होते हैं, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो अपोजिट हुए ना, तो अपोजिटली चार्ज आइंस जो है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कह रहे हैं। फिर हम लोगों ने कल के टॉपिक में पढ़ा कि एक और तरीका भी है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि बोथ द एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जिनको पेयर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो बेसिकली दो एटम बन गए, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह दोनों एटम अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारी तीसरी टाइप है केमिकल बॉन्ड। अच्छा, इस केमिकल बॉन्ड को मैं कहता हूं जबरदस्ती का बॉन्ड। अब वो क्यों है जबरदस्ती का बॉन्ड, वो तो हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन कुछ अहम पॉइंट देख लीजिए। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग होती है, यानी कि एक तरफ से शेयरिंग हो रही होती है। हालांकि शेयरिंग किसे कहते हैं? जिसमें दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन मिलके शेयरिंग कर रहे होते हैं, इसमें से वन साइडेड शेयरिंग होती है। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड है इज बिटवीन टू अनलाइक एटम। जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था ना, लाइक एटम के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों लाइक एटम है, एक जैसे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों लाइक एटम है, एक जैसे हैं। ये देखें, डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसी तरीके से ये अनलाइक एटम के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता था। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमेशा टू अनलाइक एटम के दरमियान बनेगा, दो अलग अलग डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा, और उन दोनों में से भी एक शेयरिंग कर रहा होगा और एक जो है वो शेयरिंग नहीं कर रहा होगा। वन साइडेड शेयरिंग होती है। तीसरी अहम बात, इट इज डिनोटेड बाय एन एरो। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल डैश डबल डैश ट्रिपल डैश से जाहिर होता था ना। सिंगल डैश हुई तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो डैश है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन डैश है तो ट्रिपल। जिस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल लाइन डबल लाइन ट्रिपल लाइन से सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जाहिर होते थे, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपका एरो के निशान से जाहिर होता है। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की ये डिनोशन है, यानी कि डिनोटेड बाय एन एरो। अब एक और बात जो मैंने शुरू में कही थी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को मैं जबरदस्ती का बॉन्ड कहता हूं। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती कहते किसे हैं? जबरदस्ती कहते हैं जब कोई काम आप अपनी विल के बगैर करें, किसी काम के करने में आपकी चाहत नहीं है, आप नहीं चाहते कोई काम करना, लेकिन उसके बावजूद आप वो काम करें तो वो जबरदस्ती होती है। मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल है कि भाई आज जो है वो खाने में कोई ऐसी डिश बनी है जो आप नहीं खाते शौक से,
लेकिन अम्मी ने कहा कि खाना पड़ेगा भाई, अम्मी का रौब है, अब्बू का रौब है, खाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त जो आप काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली जबरदस्ती होती है। आपका दिल नहीं चाह रहा किसी शादी में जाने का या किसी रिश्तेदार के जाने का, आपका दिल नहीं चाह रहा। बाजू बात ऐसा होता है कि नहीं दिल चाह रहा होता किसी पार्टी में जाने का, किसी दावत में जाने का, लेकिन जबरदस्ती ले जाते हैं, है ना भाई। तो वो काम जो आपकी चाहत के बगैर हो उसे हम जबरदस्ती कहते हैं। मेरा दोस्त बाइक लेके घर पर आता है और मुझे आवाज लगा के कहता है, जुबैर आओ चलो सरीना चलते हैं, मुझे मोबाइल खरीदना है, तुम भी चलो मेरे साथ। अब मैं कहूँ कि हाँ बस एक मिनट रुको, मैं बस तैयार होके आया, मैं नीचे आऊँ मोटरसाइकिल पे बैठूं उसके साथ और हम चले जाएं सरीना, और 2-3 घंटे में जाया करके आ जाऊं। तो क्या ये जबरदस्ती कहलाएगी? एब्सोल्युटली नॉट, ये जबरदस्ती नहीं होगी, क्योंकि उसने मुझे बुलाया, उसकी भी चाहत थी, और मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं नीचे गया, मोटरसाइकिल पे बैठा, उसके साथ में गया सरीना, 2-3 घंटे हमने अपने बर्बाद किए। ये जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मेरी भी चाहत थी, मैं भी चाह रहा था जाना, है ना भाई। अच्छा, अब हम इसी एग्जाम्पल को दूसरे केस में देखते हैं। मेरा दोस्त कहता है सुबह आओ सरीना चलते हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जा सकता। वो कह रहे अरे आओ यार चलते हैं ना। मैंने कहा नहीं यार, तुझसे पहले भी यही करता है तू, जो है वो 2-2 3-3 घंटे तूने मेरे जाया करा देता, मोबाइल तुझे पसंद आता नहीं है, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। वो कह रहे चल ना आजा, 5 मिनट में आएंगे। बस यूं गए और यूं आ गए, बस यूं गए, दुकान पे मोबाइल रखा हुआ है, बस यूं ही मोबाइल लेके वापस आएंगे, 10 मिनट में आएंगे, 10 मिनट में वापस, और मुझे वो मोटरसाइकिल पे बिठाए और ले जाए। अब इसे कहेंगे जबरदस्ती। और जबरदस्ती किसके साथ हो रही है? उसके साथ नहीं हो रही, मेरे साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि जो नहीं चाह रहा था उसके साथ जो होती है उसे जबरदस्ती कहते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, वो एक लिहाज से जबरदस्ती का बॉन्ड होता है। इसमें एक एक साइड से जो है वो एटम की ख्वाहिश होती है कि उसने बॉन्ड बनाना है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा कंपाउंड भी मौजूद होता है, एक ऐसा सब्सटेंस भी मौजूद होता है जिसको जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की, तो वो जबरदस्ती बॉन्ड बना रहा होता है। देखें आप, जब आयोनिक बॉन्ड की हमने एग्जांपल ली थी, मैं इस स्क्रीन को ऊपर लेके जाता हूं, ये देखें आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल दी थी, तो सोडियम की ख्वाहिश थी इलेक्ट्रॉन देने की। सोडियम वांट्स टू लूज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सोडियम चाहता था कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, वो चाहता था ये इलेक्ट्रॉन मैं दे दूं किसी को। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्लोरीन चाहता था टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इस ऑक्टेट, अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ले। तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी मजबूरी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी जरूरत है। तो ये कभी भी जबरदस्ती नहीं होगी, इसमें दोनों की आपस में जरूरत पूरी हो रही है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने इसको आयोनिक बॉन्ड कहा। अब उसके बाद जब हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें दोनों की जरूरत थी कि वो अपने अपने एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, दोनों की जरूरत थी, इसलिए जो है वो हमने उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा। देखें हाइड्रोजन है, इसको भी शेयर की जरूरत है, तो इसको भी शेयर करने की जरूरत है। ऑक्सीजन है तो दोनों को शेयरिंग की जरूरत है, नाइट्रोजन है तो दोनों को शेयरिंग की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वन साइडेड शेयरिंग। अब चलें इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि वन साइडेड शेयरिंग कैसे होती है। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम। अच्छा, अमोनियम कहते हैं NH4+ को। अब सवाल ये पैदा होता है ये NH4+ कैसे बना? हमने अमोनिया को अगर H+ आइन दे दें तो वो NH4+ बना देगा, इसे हम कहते हैं अमोनियम, और ये कहलाता है अमोनिया। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अमोनियम बना है, ये मैं इसको येलो कलर से दिखा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो अमोनियम बना है ना, ये बेसिकली एक बॉन्ड के थ्रू बना है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि इन दोनों में से किसी एक के साथ जबरदस्ती हुई है। अब ये बॉन्ड बना कैसे, NH4 कैसे बना, इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, लेकिन उसकी डिटेल समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ये NH3 कैसे बना, जिसको हम अमोनिया कहते हैं। ये चीज, ये NH3 देखिए जी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जिसको हम Z कहते हैं वो 7 होता है,
इसका मतलब ये हुआ कि K शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल को, तो L शेल इसका वैलेंस शेल हुआ। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बना देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं, ये नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बना रहा हूं, यानी कि L वाला। ठीक है जी। क्योंकि K मैं यूं नहीं बना रहा, K फिल है, भरा हुआ है। अब L के अंदर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, वो 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पहले मैं ये जरा एल मिटाऊं। इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक यहाँ 2 और एक यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस नाइट्रोजन को। अब आप गौर से देखें, नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, और कितने हाइड्रोजन है, 3। हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के यहां जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के यहां जुड़ जाएगा। ये 3 क्या हो गए, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। हर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन था, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये तीसरा हाइड्रोजन था, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब आप गौर से नाइट्रोजन के इस शेल को गौर से देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। अब आप हर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल चेक करें जरा। इस हाइड्रोजन के भी देखें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका था, एक नाइट्रोजन का शेयर किया। इस हाइड्रोजन के भी देखें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका अपना था और एक नाइट्रोजन का शेयर किया। और तीसरे हाइड्रोजन के भी देखें आप, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक इसका अपना था और एक इसने नाइट्रोजन का शेयर किया। तो बेसिकली नाइट्रोजन का ये तो था लोन पेयर। लोन पेयर किसे कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत ही नहीं थी। अब नाइट्रोजन ने एक तरफ से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि शेयरिंग हो रही है, यहाँ शेयरिंग हुई है, और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसलिए हमने कह दिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस नाइट्रोजन ने नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो मैं ये कह सकता हूं कि NH3 का स्ट्रक्चर ये बन गया कि नाइट्रोजन बाउंडेड विद 3 हाइड्रोजन बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 दफा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। बाज लोग कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब होता है जब 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर होते। यहाँ तो दो शेयर हो रहे हैं ना, दो का मतलब एक पेयर है ना भाई, तो इसलिए हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं, बाज बुक्स के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरह दिया गया है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और लोन पेयर इधर बना देते हैं। बात एक ही है, कोई मसला नहीं है, आप ये वाले लोन पेयर कहीं पे भी बना दें, बस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ इन NH3 की जगह इस NH3 का एक स्ट्रक्चर बना देता हूं कि नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और एक ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। ठीक है जी। अब इसको हम रिएक्ट करते हैं H प्लस के साथ। अब H प्लस किसे कहते हैं, ये है नॉर्मल H जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और प्लस साइन कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। लेट सपोज ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, सही है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन आ गया। अब गौर से देखें, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर से बताता हूं, गौर से सुनिएगा। अमूमन बच्चे जो है ना, वो इसको फर्स्ट टाइम में नहीं समझते। ये था एक नॉर्मल हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है अभी, ठीक है। कहा, यहां, यहां इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसी को डोनेट कर दिया, ठीक है। अब क्या बला हुई, अब
मसला ये हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जब किसी को दिया तो उसके ऊपर प्लस साइन तो आ गया, लेकिन अब इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां भी चाहिए। तो अब टोटल इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड। अब यहां मुझे गौर से बताएं कि यहाँ H है या H प्लस है? तो आप देखेंगे H प्लस है। इसका मतलब है यहाँ एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसको एक नहीं बल्कि अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना भाई? तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको देगा। अब गौर से सुनिएगा, जबरदस्ती किसके साथ हो रही है? NH3 के साथ हो रही है जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि NH3 एक कंप्लीट बॉन्ड है, इसको मजीद बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन कंप्लीट हो चुका है, 3 हाइड्रोजन को अपने साथ शेयरिंग करके नाइट्रोजन कंप्लीट हो चुका है। NH3 is a complete bond in itself, इसको मजीद बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती तो NH3 के साथ हो रही है। और वन साइडेड शेयरिंग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखें सिर्फ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से आ रहा है, हाइड्रोजन के पास तो कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है H प्लस है, ये असल में खाली शेल लेके बैठा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन की तरफ से आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने के लिए। तो हुई ना हुई वन साइडेड शेयरिंग, टू साइडेड शेयरिंग तो हुई नहीं। ये तो एक ही तरफ की शेयरिंग हो रही है, दूसरी तरफ वाला तो कुछ लाया ही नहीं शेयरिंग करने के लिए। तो चूंकि ये अमोनिया अपना ये लोन पेयर, इसको हम लोन पेयर कहते हैं भाई, जिसको मैंने येलो कलर से दिखाया, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, तो अमोनिया कहलाएगा डोनर और ये H प्लस कहलाएगा एक्सेप्टर। ठीक है, अब इसके नतीजे में क्या होगा? NH4 बनेगा, लेकिन हम उसको लिखते किस तरह है? नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बने हुए थे NH3 के, वही लिख दिए। ये जो चौथा हाइड्रोजन जो डोनर और एक्सेप्टर की वजह से बना, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड था, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो के निशान से जाहिर करेंगे, जो हमने पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस कर लिया था यहाँ। ठीक है, इसलिए हम चौथा हाइड्रोजन जो है वो एरो के साथ बनाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन चौथे हाइड्रोजन के साथ उसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस साइन जाहिर करते हैं कि एक हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा प्रोटॉन है कि जब ये पानी में मिलेगा तो ये अपना ये H प्लस डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से NH4 प्लस अमोनियम आयन वजूद में आ गए। ये है हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब बोर्ड वाले क्या करते हैं? वो करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक। अब जरा गौर से देखिएगा वो करते क्या है। वो करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सही है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl। तो बेसिकली क्या चीज का इजाफा हो गया? Cl का। आप बिल्कुल सेम यही इक्वेशन लिखिएगा, सेम यही चीज याद कीजिएगा। बस आपने चेंजिंग क्या करनी होगी, यहाँ H प्लस लिखा हुआ है ना, इसकी जगह H प्लस के साथ Cl लगा देंगे। यहाँ H लिखा हुआ है, इसके साथ Cl लगा देंगे। बाकी सारी चीजें सेम हैं। यहाँ ऊपर देखें H लिखा हुआ है, इसके साथ Cl लगा देंगे बस, और कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं। ये बाज़-औक़ात बोर्ड वाले इस तरह करते हैं, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन देंगे तब भी आप ये इक्वेशन लगाना, बाज़-औक़ात अमोनियम क्लोराइड कह देते हैं, तो आप देखें हमने अमोनियम के साथ क्लोराइड लगा दिया ना Cl, ठीक है, NH4 के साथ Cl लगा दिया, तो बस आप यहाँ H के साथ Cl लगा देना, यहाँ Cl लगा देना, यहाँ Cl लगा देना, बाकी आपका पूरा प्रोसेस, डायग्राम, इक्वेशन सब सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर हमारे तीनों टाइप केमिकल बॉन्ड के अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए। अब उसके बाद एक अहम सवाल, ठीक है, और वो आप लोग साइड बाय साइड लिखते भी रहिएगा कि देखिए हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा। अब जब आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। जरा ऊपर चलते हैं, ये देखें, ये हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा। इस आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में हमने एक कंपाउंड देखा NaCl कैसे बना, तो NaCl देखें आयोनिक कंपाउंड है, देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ भी। इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनेंगे, जैसे ये H2, ये O2, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं हम इसे। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनेंगे वो कहलाएंगे
कोवेलेंट कंपाउंड। अब बोर्ड में सवाल आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें आप आयोनिक कंपाउंड की और कोवेलेंट कंपाउंड की। अब ये मेरे साथ लिखते जाइएगा, आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं। 4 पॉइंट। नंबर 1, आयोनिक कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अपनी असल हालत में ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड दे आर लिक्विड, गैसेस और सॉफ्ट सॉलिड। अगर ये सॉलिड हुए भी तो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर में, यानी कि नॉर्मल हालत में। दूसरा पॉइंट लिखें, दे हैव, चूंकि ये आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं ना, दे हैव हाई, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि पिघलते भी देर से हैं और बॉयल भी ये देर से होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इनका पॉइंट क्या होगा? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट आप देखें, आयोनिक कंपाउंड को अगर पानी में मिलाएं तो वो एक्वस सॉल्यूशन बनता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वो सॉल्यूशन जो पानी में हल हो। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl है, अगर आप इसको पानी में मिक्स कर दें, सोल्यूशन बना दें इसका, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आप नमक लें, उसको पानी में डालें और उसको घोल दें, उसमें बिजली के करंट का तार डालें आप देखिए, और फिर अपना हाथ डालें, स्पाइक बल्ब बन जाएंगे। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है? दे आर इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं इंसुलेटर? बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर सकते, इसलिए तो इसे इंसुलेटर कहते हैं। हम इंसुलेटर कहते हैं उसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। आयोनिक कंपाउंड के मुतालिक हम चौथा पॉइंट लिखते हैं, दे आर soluble in polar solvent like water, ये पानी में हल हो जाता है। और इसका हम लिखेंगे ये पानी में हल नहीं होता। दे आर insoluble in polar solvent like water, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें सॉल्युबल हो जाता है ये, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक बेंजीन ETC। तो ये हो गए आपके आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान चार कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं। अब आप देखें, आप अपना दिमाग चलाइएगा, ये चार पॉइंट लिखें। अगर बोर्ड में सवाल आया कि आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बताएं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये वाले 4 पॉइंट्स लिख देना। अगर उन्होंने कहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स बताएं, तो ये वाले 4 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है भाई। और अगर वो कहें कि आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान
डिफरेंस बताएं तो यही 4-4 पॉइंट्स बीच में लाइन डाल के लिखते हैं। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग। आपको कोई सवाल हो तो